आइए फिर आ गए आरबीआई और फिर आ गए लिक्विडिटी मैनेजमेंट ऑपरेशन। एक प्रश्न पक्का आता है, पता नहीं क्या आरबीआई वालों को मुंह को प्यार है यूपीएससी से या यूपीएससी वालों को है, जो भी है हर साल पूछ देते हैं। आइए, स्टैंडिंग फैसिलिटी, डिपॉजिट फैसिलिटी एंड एसडीएफ, फिर उसके बाद आता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटीज, फिर आता है वेटेज एवरेज कॉल रेट। उसी से जुड़ी हुई चीजें हैं जिसके बारे में आपको जानना है या नहीं जानना है। जो भी चीजें नहीं जानना है मतलब ऊपर नीचे जो भी होती हैं, तो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट जो है आमतौर पर रेपो रेट से 25 आधार अंक से नीचे तय होता है, नहीं ऊपर रहता है। अब ये है, तो अब दो देखिएगा तो ये वाली स्थिति है, मतलब दूसरे स्टेटमेंट को ध्यान रखिएगा, ऑलवेज एमएसएफ और उससे चीजें रहती हैं, तो ये स्टेटमेंट गलत है। अब दो गलत है तो अब इसमें देखिए दो नहीं होगा, इनमें से भी नहीं होगा, तो अभी तीन नहीं होगा, ये भी सही है ये भी सही है, तो सही उत्तर होगा ये। कई बार मैंने क्या बोला, ऑप्शन को देख करके चीजें निकाली जाती हैं। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट का हमेशा देखिएगा, रेपो रेट उन सब चीज़ों से सारी चीज़ें अधिक ही रहती हैं, कम ही नहीं रहती हैं, नीचे तो कभी नहीं रहता। आगे बढ़ जाइए, आ गए फिर विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहल चौकसी। अब इसके बारे में पढ़िए, क्या है, कैसे है, किस तरह है। किसी भी पर्सन के लिए लफड़ा तभी घोषित किया जाएगा जो 100 करोड़ से अधिक लेके भागा हो। एक तो ये भी है, तो पहले तो हमने तो यही जाना, समाज में दो तरह के चोर होते हैं, हीरा चोर और खीरा चोर। तो हीरा चोर इंपॉर्टेंट है या खीरा चोर? तो हीरा चोर बड़ा आदमी, बड़ा घाटा, खीरा चोर एक खीरा खीरा चुरा लिया, अगला खीरा फिर आ जाएगा। तो खीरा चोर उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, बट जो हीरा चुरा के भागता है उसको धर पकड़ना चाहिए। ये मैंने उसी समय टाइम्स ऑफ इंडिया का एक आर्टिकल पढ़ा था, एक रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट अधिकारी थे जिन्होंने बोला कि भारत सरकार निचले लेवल के करप्शन को तो बड़ी तेजी से कंट्रोल कर लेती है, लेकिन जो बड़े लेवल के करप्शन है उसके ऊपर नियम बना रखे हैं। भाई देखिए 100 करोड़ से उससे ऊपर वाला है, एक तो ये। दूसरा जो स्टेटमेंट है जो आपको जानना है वो क्या है भाई, थोड़ा सा उसको पढ़िए। 77 नंबर क्वेश्चन है, पीएमएलए एक्ट 2002 के तहत डायरेक्शन विशेष अदालत की अनुमति से एफपीओ की संपत्ति कुर्क कर सकती है, नहीं कर सकती है, क्योंकि विजय माल्या की संपत्ति अभी तक कुर्क नहीं हुई है। स्पेशल कोर्ट के आदेश के विरुद्ध अपील सीधे सुप्रीम कोर्ट में नहीं होती है, नहीं होती है, पहले हाई कोर्ट में जाओगे तब जाओगे सुप्रीम कोर्ट में, ये भी गलत हो गया। तो बचा क्या, समझ में आ गया? विजय माल्या, नीरव मोदी जैसे लोग जो मौज कर रहे हैं उनके पीछे यही है। आगे आ जाइए, कैटो ट्रॉफी बॉन्ड, मतलब ये एक ऐसा बॉन्ड होता है, इसको बोलते हैं तबाही बॉन्ड, रिस्क से रिलेटेड है। कैटास्ट्रोफी बॉन्ड आरबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया है या आरबीआई के द्वारा बताया गया है। इसका मेन मतलब है रिस्क चीज़ों को कम करना या रिस्क से रिलेटेड चीज़ों के बारे में चीज़ें हैं। अब इसके बारे में, ये कम जोखिम वाली सरकारी प्रतिभूतियां हैं जिनका उपयोग नियमित बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए फाइनेंस किया जाता नहीं, ये बहुत ज़्यादा रिस्क है इसमें। पहली बात, ये हाइब्रिड बीमा सह ऋण उपकरण है जहां पूर्व निर्धारित आपदा आने पर निवेशक अपना मूलधन खो सकता है, अब ये नहीं पता। तीसरा देखिए, ये इकोनॉमिक डिप्रिसिएशन के दौरान डेवलपिंग कंट्री के को आईएमएफ के द्वारा प्रदान किए जाने वाला अल्पकालिक ऋण है। देयर इज नो एनी पर्टिकुलर रिलेशन ऑफ आईएमएफ टू दिस पर्टिकुलर बॉन्ड। तीसरा, ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा भारत में ग्रीन एनर्जी को मोटिवेट करने के लिए जारी किए देने वाला इक्विटी आधारित है, नहीं, ये रिलेटेड है भारत में भूकंप बाढ़ बाढ़ आ जाए उससे, इसको बोलते ही है आपदा बॉन्ड या तबाही बॉन्ड। इसमें अगर आप पैसा लगाते हैं या पैसा लगाया जाता है तो
ये हाई रिस्क वाले बॉन्ड हैं और उसमें रिटर्न भी उसी हिसाब से मिलता है। तो ये सब चीजें जुलाई 2025 में ये बड़ा चर्चे में आया था। भारत या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको अभी इम्प्लीमेंट नहीं किया है, जारी नहीं किया, विचार किया जा रहा है कई अन्य और देशों में। तो याद रखिएगा बॉन्ड्स कई तरह के होते हैं और कैटास्ट्रोफी बॉन्ड को तबाही बॉन्ड, आपदा बॉन्ड के नाम से जाना जाता है। बस इतना ही। आगे आ जाइए। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स से रिलेटेड है। अब इसके बारे में जानना है किस मिनिस्ट्री के द्वारा इंप्लीमेंट होता है। पहला तो यह सांख्यिकी कार्यान्वयन कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा होता है। तब आपको जानना है कि होता है या नहीं होता है। तो भैया यही मिनिस्ट्री पर मंथ इसकी रिपोर्ट इशू करती है। इंडेक्स में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का वेटेज सबसे ज़्यादा है, 75% के ऊपर है। और ये जो एक तरीके से है इसका जो यूटिलाइजेशन है वो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स का जो प्राइमरी गुड्स है उससे अधिक है या उससे कम है। लगभग स्टेटमेंट मैं आपको बता दूं 12% के आसपास इनका है और लगभग 30 से 40% के आसपास इतना। प्योर इकोनॉमी एनसीईआरटी पढ़ेंगे उससे उठाया गया यह एक प्रश्न है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो पहला और दूसरा सही है। तो देखिए कुछ ऐसा है इस तरह का कोई ऑप्शन तो इसमें आपको दिखाई देगा कि उस तरह का ऑप्शन 1 और 2 नहीं है। तो अब ये भी सही है, ये भी सही है। कौन सा है? तो लगभग ये 2 + 1 कर दीजिए। कई बार ऑप्शन को देख करके चीजें बताई जाती हैं। अब आप कहेंगे सर ये भी तो हो सकता है, हो सकता है, लेकिन ये जो ये है ये बहुत सबसे ज्यादा करीब है तो उसी हिसाब से चीजें निकाली गई। आगे घरेलू बचत मतलब जो होम सेविंग है वो बताइए। हम लोग जब पैसा कमाते हैं तो सबसे पहले जमीन खरीदते हैं, फिर सोना खरीदते हैं, फिर उसके बाद सोचते हैं शेयर बाजार में लगाएं या नहीं लगाएं। आमतौर पर किसी भी गांव के लोगों से पूछेंगे पैसा होता है तो क्या कहते हैं जमीन खरीद लो, फिर कहते हैं सोना खरीद लो, फिर कहते हैं घर बना लो क्योंकि इसका रेट भागेगा, कम नहीं होगा। थोड़ा और लोग होते हैं मैच्योर तो कहते हैं भाई थोड़ा उसमें रिटर्न कम मिलता है, इन्वेस्ट करो शेयर बाजार में, म्यूचुअल फंड्स में वगैरह वगैरह। उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, 80 नंबर का क्वेश्चन। तो ध्यान रखिएगा इंडिया में सकल घरेलू बचत दर 2023 में अब तक उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है, पता नहीं है मुझे। दूसरा देखिए जो सेविंग्स है उनका फाइनेंशियलाइजेशन बढ़ रहा है, बिल्कुल बढ़ रहा है। और हाल में इक्विटी और म्यूचुअल फंड में घरेलू निवेश में दिख गई, ये स्टेटमेंट सही है। तीसरा जीडीपी के परसेंटेज के रूप में हाउस होल्ड जो लायबिलिटीज है वो हाल के 17 वर्षों में निम्नतम स्तर पर नहीं पहुंची है, नहीं उच्चतम स्तर पर। ये दो चीज मुझे पता है। कोविड के बाद लगातार इसमें रिड्यूस देखा जा रहा है और इस तरह की जो चीजें उभर करके आई हैं वो यही है। सकल घरेलू बचत दर 2023 में उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। सच में है। कोविड ने ऐसा पिटका है ना कि भारत में बढ़ा था और नीचे अभी भी है, वैसे ही है। तो अब देखिए तीसरा स्टेटमेंट गलत है। गलत 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 बचा क्या? अब ऑप्शन को देख करके भी कुछ चीजें निकाली जाती हैं, कुछ ऐसे। ठीक है जी। तो ये चीजें उभर करके सामने आती हैं। जब रिपोर्ट आता है ना तो एक ही दो रिपोर्ट होगा जो न्यूज में होगा, बाकी सारी चीजें थोड़ा आपको अपने दिमाग से निकाल लगानी पड़ती है। आगे वैल्यूएबल गैप वैल्यूएबिलिटी गैप फंडिंग आमतौर पर अब आता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए कई सारे मॉडल्स बनाए गए हैं जिसमें बोल्ट है, बनाओ ऑपरेट करो ट्रांसफर करो, बोल्ट लीज ट्रांसफर, उसी तरह के कई सारे के प्रोजेक्ट हैं। तो जब आप इन्वेस्टमेंट में इंफ्रास्ट्रक्चर में पढ़ते हैं और उसमें लोक निजी सहभागिता का चैप्टर आता है, उसी से जुड़ा हुआ है कि भारत में इतने तरह के मॉडल हैं। एक तो ये जानना है। दूसरा जो एक उभर करके आता है वो ये है कि भाई बड़े बड़े शहरों में प्राइवेट सेक्टर ब्रिज बनाते हैं या ये बनाते हैं, हमारे गांव में कौन बनाएगा? या फिर एक शब्द आता है सोशल जस्टिस
इंप्लीमेंट कैसे होगा? यूपीएससी में 3 बार सवाल आया। क्या ट्रिपल पी के मॉडल से इंक्लूसिवनेस के एम्बिशन को गेन किया जा सकता है? क्या ट्रिपल पी के मॉडल से सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सबका साथ सबका विकास या सोशल जस्टिस को गेन किया जा सकता है? इसी समस्या को दूर करने के लिए सरकार ने कुछ कहा है। वो ये कहा है कि भाई हम आपको रूरल एरिया में जो प्रोजेक्ट चल रहा है, जो सोशल जस्टिस के लिए है, जो इंक्लूसिवनेस के लिए है, उसमें भी पैसा लगाइए, हम आपको कुछ अलग से इसमें दान कर देंगे या इसमें कुछ पैसा दे देंगे। ये स्टेटमेंट उसी से जुड़ा हुआ है। तो अब जो आपको जानना है क्या कि वैलिबिलिटी गैप फंडिंग आमतौर पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की परियोजनाओं के निर्माण चरण के दौरान कैपिटल सब्सिडी के रूप में प्रदान किया जाता है। एकदम सही है। वीजीएफ का एम्बिशन उन प्रोजेक्ट्स को समर्थन करना है जो अपने आप में फाइनेंशियल रूप से प्रैक्टिकल है लेकिन नैतिक कारणों से सरकारी निगरानी की आवश्यकता होती है। नहीं है जी, नैतिक कारणों से इसकी सरकारी निगरानी नहीं होती है। इसको इसलिए बनाया जाता है ताकि सोशल जस्टिस का एम्बिशन, रूरल डेवलपमेंट का एम्बिशन, इससे सबका साथ सबका विकास या उन एरिया में ब्रिज बनाओ प्राइवेट सेक्टर जहां पर चीजें नहीं पहुंच पा रही। थोड़ा सा बता दूं, अप्रैल 2026 का आंकड़ा है, लगभग 67 ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिसमें सरकार ने पैसा लगाया है, लगभग 7682 करोड़। थोड़ा होमवर्क करके आया हूं, इसीलिए क्योंकि प्राइवेट सेक्टर रूरल एरिया में जाने को तैयार नहीं, क्योंकि वहां से पैसा कैसे आएगा, तब ये चीजें कही गई हैं। तो जब बात हो ना कि क्या ट्रिपल पी के मॉडल पर इंक्लूसिवनेस, सोशल जस्टिस, सबका साथ सबका विकास के टारगेट को अचीव किया जा सकता है, तो कहिए प्रयास जारी है, किया जा सकता है। वाई? बिकॉज वी हैव नो एनी ऑप्शन। क्लियर? 98% बच्चे जब मेंस का उत्तर लिखते हैं तो ये सब नहीं रहता। वो यही कहते हैं कि प्राइवेट सेक्टर खून पीनेगा, पैसा कमाएगा, ऐसे। लेकिन कुछ चीजें प्रॉब्लम है और गवर्नमेंट जो कर रही है उसकी भी जानकारी होनी चाहिए। तो याद रखेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर इकोनॉमी का चैप्टर, उसमें ट्रिपल पी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ट्रिपल पी क्या, ट्रिपल पी के मॉडल, ट्रिपल पी 500 से 800 से ज्यादा प्रोजेक्ट चला रहे हैं और ट्रिपल पी रूरल एरिया में भी काम करे, सोशल जस्टिस को भी गेन करे, सबका साथ सबका विकास हो, उसके लिए कुछ अलग से पैसा देती है, उसके लिए नैतिक निगरानी की जरूरत नहीं होती। मैंने पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है। याद रहेगा ट्रिपल पी और इसका रिलेशनशिप सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय या रूरल डेवलपमेंट या सबका साथ सबका विकास या इंक्लूसिवनेस के टारगेट को अचीव करना। ए स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट गलत। बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट इकोनॉमी का लास्ट चैप्टरों में से एक। दो तरह के खाते होते हैं, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। अब करंट अकाउंट में क्या शामिल है, कैपिटल अकाउंट में क्या शामिल है, अभी का क्या स्टेटस है, करंट अकाउंट डेफिसिट क्यों हो रहा है, क्यों बढ़ रहा है, कैड कैपिटल अकाउंट के बारे में बताइए, मनी का वैल्यूएशन, मनी का फ्लक्चुएशन, मनी का डीवैल्यूएशन, कब कब हुआ डीवैल्यूएशन, और अभी क्या स्टेट चल रहा है, अभी क्या स्टेटस चल रहा है बैलेंस ऑफ पेमेंट का। वही सवाल आते हैं। तो भाई कैड में चालू खाते में क्या शामिल होता है, तो ये कैपिटल अकाउंट में होता है, ये भी कैपिटल अकाउंट में होता है। बाकी क्या बचा, जब पहला और तीसरा नहीं है तो बाकी बचा दूसरा और चौथा, ये ले लीजिए। आगे बढ़े। भारत के कुछ उद्योग कोर इंडस्ट्री में आते हैं। कोर उद्योग वो होते हैं जो एकदम बेस में रहते हैं, बीच में रहते हैं और उसी से जुड़ा हुआ, उन्हीं के बारे में जानना है। ध्यान रखिएगा, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, ये ध्यान रखिएगा, मतलब ये घटते हुए क्रम में बता रहा है। कई बार आरोही अवरोही, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में ध्यान रखिएगा, यूपीएससी वाले इतना आसान सवाल नहीं पूछते। तो लगभग नेचुरल गैस का 6% के आसपास है, इलेक्ट्रिसिटी का 19% है, पेट्रोलियम रिफाइनरी का 28% है और इस्पात का 17% है।
तो उसी हिसाब से देख लीजिए कौन सा होगा, मैं बता देता हूँ। ये है, गिरते हुए क्रम में पूछ रहा है, आरोही क्रम में सबसे कम किसका है। थकाऊं उबाऊं उलझाऊं प्रश्नों की श्रेणी में ये है। कोर इंडस्ट्री, आगे आ जाइए। क्या कह रहा है कि ये जो रिपोर्ट है कौन जारी करता है, इनके बारे में जानना है कि वर्ल्ड लेवल की ये जो रिपोर्ट है इनको इशू कौन करता है। तो गुड्स ट्रेड बैरोमीटर WTO, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट अंकटाड, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स रिपोर्ट बीपो। अब ये सिर्फ यहीं से काम नहीं चलेगा, इन सारे रिपोर्ट में इंडिया को क्या कहा गया है, वीपो को लेकर के गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया के रूल्स रेगुलेशन क्या है, अंकटाड में भारत के बारे में क्या कहा गया है, और किन बेस पर इंडिया के ट्रेड्स के बारे में गुड्स एंड बैड्स बैरोमीटर कहते हुए वर्ल्ड बैंक ने क्या कहा। ये तीनों से प्रश्न बनना चाहिए, इतना आसान आईएएस में नहीं आता, बट अब डाल दिए हैं तो भाई क्या करें, कुछ कुछ आसान भी दे देते हैं, बहुत ज़्यादा देंगे तो बच्चे शॉक्ड हो जाएंगे। यूपीएससी वाले थोड़ा दया कर देते हैं। आगे, कहाँ घूमने जाना है, कब घूमने जाना है, किस मौसम में जाएं, किस देश में जाएं। हमारे देश में ऐसा नहीं होता, हमारे यहाँ तो बाबूजी कहते हैं बेटा पहले हरिद्वार घुमा दो, फिर मथुरा घुमा दो, फिर सारे तीर्थ घुमा दो। वो कभी नहीं कहेंगे थोड़ा गोवा घुमा दो। बट ये हमारे देश के संस्कार के विपरीत दूसरे देशों के संस्कारों में नहीं है। वो लोग इंडेक्स बनाते हैं कि आप यहाँ जाइए, वहाँ जाइए, ऐसे जाइए, वैसे जाइए, और ये 6 बार रिपोर्ट भी तैयार करते हैं कि यहाँ जाइए, वहाँ जाइए, वहाँ जाइए, टूरिज्म बैरोमीटर बताते हैं। अब ये इतना पता है, इसी के बेस पर लोग आते हैं जाते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम तैयार करता है, ये तैयार करता है, और एक तरीके से जो चीजें हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स के लिए, डेस्टिनेशन के लिए उपग्रह डेटा पर आधारित है, ये नहीं पता। अब जब पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही है तो केवल एक, केवल दो, या तो सभी 3 होगा या तो कोई भी नहीं होगा। आप देखिए यहाँ पर, अब ये 6 बार तैयार होता है, अब 1 और 2 होगा या 2 और 3 होगा, सॉरी 3 तो नहीं, क्या नाम है, 6 बार तैयार होता है, दूसरा सही है सबसे ज्यादा। तो अब इस तरह के क्वेश्चंस को तैयार करने में ना, ठीक है, 2022 में स्टार्ट हुआ वर्ल्ड बैंक और सॉरी 85 नंबर, हाँ, लगातार 6 टाइम, एक साल में 6 बार आता है, 2-2 महीने पर तैयार होता है, बस इतना ही पता है, दूसरा ज्यादा है। हालांकि ये पहला भी सही है, लेकिन अब क्या करें, एक्शन ये दो। रैंप, राइजिंग एंड एक्सलेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस योजना के संदर्भ में बताइए। 22 सितंबर 2022 को यह शुरू किया वर्ल्ड बैंक और इंडिया गवर्नमेंट के इनिशिएटिव के माध्यम से। यह वर्ल्ड बैंक के द्वारा एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स है। इनका जो एम्बिशन है वो इनोवेशन को बढ़ावा देना, खासकर एमएसएमई के लिए। स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट प्लान सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एमएसएमई नीति निर्देशित करने के लिए विकसित योजना है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, एमएसएमई स्टेट लिस्ट की चीजें हैं। अब उसमें आप थोड़ा सा इस स्टेटमेंट को ध्यान से देखिए, पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट सही है। अब इसको बनाया है स्टेट गवर्नमेंट ने, लेकिन प्रोवाइड सॉरी इस प्लान को वर्ल्ड बैंक और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा मिलके चलाया जा रहा है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा, इसका मेन एम्बिशन है एमएसएमई को डेवलप करना, इनोवेशन बढ़ाना, मार्केट से जोड़ना। बट एमएसएमई स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है, स्टेट ही रिपोर्ट देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा देगा या पेमेंट देगा। तो उसमें देखिए, स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्टेट्स को एमएसएमई पॉलिसी के तहत करने के लिए विकसित रोड मैप है। अब इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा कि एमएसएमई से रिलेटेड जो भी पॉलिसी होती है वो हर स्टेट की अलग अलग होती है। तो पहला और दूसरा स्टेटमेंट तो सही है, तो ये
अब ये भी हो सकता है, लेकिन उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का काम सिर्फ स्टेट मनी के सप्लाई को आगे बढ़ाना या फिर एक फंड को अलॉटमेंट कराने से रिलेटेड है। जो चीजें आपको जाननी है, मतलब प्रिपेयर्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट, फंड एलोकेटेड बाय या प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, बस इतना ही जानिए, उसी से रिलेटेड है। मतलब ये तीसरा स्टेटमेंट गलत है, ये सही है। आगे फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में बताइए। अब क्या है फॉरेन डायरेक्टेड इन्वेस्टमेंट के बारे में? सब जगह में सबसे ज्यादा हमारे यहाँ सर्विस सेक्टर में हो रहा है। एफटीआई इक्विटी प्रवाह टॉप मोस्ट प्राप्त हो रहा है। उसके बाद कंप्यूटर सेक्टर, आईटी और बीपीओ हार्डवेयर का भी है। अप्रैल 2000 से 2025 के बीच भारत में एफडीआई प्रवाह फाइनेंशियल ईयर 2001 के तुलना में 20 गुना का ग्रोथ हुआ। ये भी स्टेटमेंट हुआ, बल्ले बल्ले हुआ शेयर बाजार गुलजार। महाराष्ट्र और कर्नाटक भारत का फाइनेंशियल कैपिटल, भारत का टेक्निकल कैपिटल अकेले 50% खा जाते हैं और यूपी बिहार को ठेंगा, कुछ नहीं मिल पाता। तीनों स्टेटमेंट सही है। तो भारत के हिंदी भाषी राज्य बीमारू राज्य बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा इसीलिए पिछड़े हैं क्योंकि वो सर्विस सेक्टर में पिछड़े हैं। क्योंकि वहाँ जितना एफडीआई आता है वो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज में या हार्डवेयर में आता है। पैसा आया भी है, तो ये दो भाई लोग सबसे ज़्यादा तो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन भी इनका है। बाकी बीमारू राज एग्रीकल्चर पे है बहुत ज़्यादा, तो ये स्थिति है। तो एफडीआई रिलेटेड एक नॉर्मल इंफॉर्मेशन है जो आपको जानना है। तो ये और ये तीनों सही है। 87 आगे बढ़े हम लोग। 88 फ्लेक्सिबल क्रेडिट लाइन। पिछले साल जो पाकिस्तान को लोन दिया गया तो किस लोन के तहत दिया गया? अब आईएमएफ जो भी लोन देता है उस बेस पर देता है, या तो रिफॉर्म करना है या एक लॉन्ग टर्म रिफॉर्म करिए। तो फ्लेक्सिबल क्रेडिट लाइन आईएमएफ के द्वारा दिया गया लोन है जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के से रिलेटेड है। प्रिकॉशन एंड लिक्विडिटी लाइन। अब प्रिकॉशन और लिक्विडिटी लाइन क्या है तो ये ध्यान रखिएगा। कई तरह के रोड मैप होते हैं, आईएमएफ उन्हीं के बेस पर देता है। विदाउट एनी टर्म कंडीशन मैक्सिको को यह लोन दिया गया और उसी से चीज़ें जुड़ी हुई रहती है। आईएमएफ ने पिछले साल यह लोन दिया गया था। भारत में भी आईएमएफ के द्वारा लोन दिया गया था 1991-92 में। 2.2 बिलियन डॉलर का लोन आईएमएफ ने भारत को दिया। उसके लिए इतने टन सोना भी गिरवी रखा गया। पिछले साल पाकिस्तान ने आईएमएफ को ईएफएफ के लाइन पर लोन दिया। अब आपको जानना है कि आईएमएफ किसी भी देश को जो लोन देता है या फंड देता है वो किस लाइन पर देता है। 3-4 लाइन है। अब चूंकि मैक्सिको को दिया, इंटरनेशनल न्यूज था, भारत में कवरेज हुआ, तो इस वजह से पूछ दिया गया। PLL प्रिकॉशनरी रेड लिक्विडिटी लाइन। बस अब इतना ही जानना है कि भाई लोन देता है तो देता है, उसके लिए कुछ लाइन शब्द का है। नॉर्मल सा प्रश्न है। फ्लेक्सिबल क्रेडिट लाइन आईएमएफ। भारत की सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी ई रूपी के बारे में बताइए। शानदार प्रश्न है और मुझे लग रहा है कि ये प्रश्न इस बार के पेपर में आना चाहिए। डिजिटल रुपए सेंट्रल बैंक द्वारा जारी मुद्रा नोटों का एक डिजिटल रूप है। इससे वाणिज्यिक बैंक की देनदारी माना जाता है। तो अभी तो ऐसा नहीं है, कोई भी कॉमर्शियल बैंक डिजिटल करेंसी के लेन देन में नहीं हो रहा। दूसरा, जो कैश फ्लो है के विपरीत रिटेल सीबीडीसी का उपयोग पर्सन से व्यापारी लेन देन के लिए नहीं किया जाता है। आगे बढ़िए। इसका एम्बिशन फिजिकल कैश मैनेजमेंट को रेगुलेट करने के लिए प्रिंटिंग और स्टोरेज कैपेसिटी, मतलब जो भी है इसको प्रिंट से रिलेटेड जो भी खर्च रख रखाव उसके कॉस्ट को कम करना, मतलब कॉस्ट को कम करना एम्बिशन है। ये सही है। अब जब तीसरा सही है तो देखिए ये भी सही, ये भी सही और ये भी सही।
तो अब डाउट में पड़ जाइए। अब देखिए, एक तरीके से अभी भी डिजिटल रुपया सेंट्रल बैंक के द्वारा करेंसी नोट्स को डिजिटली है और इसे कमर्शियल बैंक की देनदारी के रूप में माना जाता है। अब देखिए, ध्यान से देखिएगा ना, तो ये तीन में से ही एक उत्तर होगा। अब ये आपको निकालना है कि सेंट्रल बैंक, अब चूंकि इंडिया से पूछ रहा है तो कुछ ऐसा हुआ है क्या, अब उसी के बारे में आपको जानकारी रखनी है या उससे रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है वो जानकारी आपको रखनी है। तो लेन देन के लिए यूज नहीं किया जा सकता, मतलब ये स्टेटमेंट गलत है, यूज किया जा सकता है। और इसका जो मेन एम्बिशन है वो है एक तरीके से करेंसी के कॉस्ट, रख रखाव के कॉस्ट को रेगुलेट करना या फिर एक्टिव करना। मतलब दो स्टेटमेंट ध्यान रखिएगा, अभी भी भारत में सेंट्रल बैंक मतलब आरबीआई के द्वारा डिजिटली करेंसी को उतने तरीके से मार्केट के लिए खोला नहीं गया है। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। भारतीय रुपया में अंकित ईसीबी उधारकर्ताओं के लिए विदेशी मुद्रा हेजिंग जोखिम नहीं उठाते। दूसरा, लिक्विडिटी मेंटेन करने के लिए कैपिटल मार्केट रियल एस्टेट एक्टिविटीज में इन्वेस्टमेंट के लिए ईसीबी फंड का उपयोग किया जाता है। पहली बात, ये नहीं किया जाता। दूसरा, ईसीबी भारत के टोटल फॉरेन डेप्थ का सबसे बड़ा घटक है। अब देखिए दूसरा वाला, रियल एस्टेट रियल एस्टेट रियल एस्टेट, हमेशा याद रखिएगा, जिसके वजह से सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। रियल एस्टेट में इसको इन्वेस्टमेंट के लिए बैन किया गया है। अभी भी ईसीबी भारत के कुल विदेशी निवेश का सबसे बड़ा घटक है, लगभग 37 से 39% तक का रेशियो है। दिस स्टेटमेंट इज राइट, ये रॉन्ग है। आगे देखिए, अब जो पहला स्टेटमेंट है कि ये जो इंडिया के रुपए में जो चीजें होती हैं तो इसका रिस्क भी है। रिस्क नहीं उठाते जी, नहीं, रिस्क उठाते हैं। बाहर के कोई भी इन्वेस्टर या देश इंडिया के करेंसी में जब चीजें देंगे तो रिस्क भी रहेगा, ऐसा नहीं कि रिस्क नहीं रहेगा। तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा। तो ये तीसरा स्टेटमेंट सही है, ये पहला तो गलत हो गया। अब तीसरा स्टेटमेंट सही है, तब आप देखिए दूसरे के बारे में क्या है। तो रियल एस्टेट को बैन किया गया है, तो ये गलत, ये गलत, बचा क्या। तो पहला अगर नहीं भी पता है तब क्वेश्चन आप ऐसे करके निकाल सकते हैं कि अभी भी जो एक्सटर्नल डेप्थ होता है उसमें ईसीबी का रोल सबसे ज्यादा। देखिए कुछ क्वेश्चन हर साल यूपीएससी में आते हैं, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी, आरबीआई का मॉनेटरी फ्लो का कंट्रोल, ईसीबी, लिक्विडिटी, फॉरेन की जो इधर उधर चीजें होती हैं उनसे। मेंस में इसमें से कुछ नहीं आते। आगे आ जाइए, 91 पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, यही फिर आ गया मॉडल, उसी के बारे में सवाल है। इन्वेस्टमेंट में इंफ्रास्ट्रक्चर, और इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद जो ट्रिपल पी का मॉडल हमारे यहाँ यूज हो रहा है उससे रिलेटेड सारी चीजें हैं, क्या है, कैसे है, किस तरह। ईपीसी मॉडल, इसका फुल फॉर्म क्या होता है अभी बता देते हैं। इंजीनियरिंग, परचेज और कंस्ट्रक्ट। प्राइवेट सेक्टर परियोजना वित्त प्रदान करता है? नहीं जी, ये गवर्नमेंट करता है। और रख रखाव, दीर्घकालिक रख रखाव को संभालता है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट गलत। दूसरा, बीओटी बनाओ चलाओ ट्रांसफर करो, बिल्ड ऑपरेट और ट्रांसफर। प्राइवेट सेक्टर एक फिक्स टाइम के लिए बनाता है, ऑपरेट करता है और फिर उसके बाद ट्रांसफर कर देता है। ठीक है जी। HAM, इसका मतलब है हाइब्रिड इन्यूमिलिटी मॉडल। लगभग 15 साल के लिए चलता है, हाइब्रिड मॉडल है जिसमें लागत 40 और 60 का रेशियो होता है। ये सही है। 2 और 3, तो देख लीजिए कौन है। एक पहला गलत है, 2 युग्म सही है। याद रहेगा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, उसके विविध मॉडल और मॉडल से प्रोविजन। ये प्राइवेट सेक्टर नहीं,
गवर्नमेंट सेक्टर यूज होता है, ये सही, 2 और 3 तो कुछ ऐसा है। 92 फॉरेन करेंसी जो बॉन्ड है और एक तरीके से फॉरेन करेंसी एक्सचेंजेबल जो बॉन्ड है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको पढ़िए, थोड़ा टफ जरूर है लेकिन असंभव नहीं है। एफसीसीबी और एफसीसीबी दोनों एक फॉरेन करेंसी में एक्सप्लेन किए जाते हैं और इनका जो प्रिंसिपल अमाउंट है इंटरेस्ट है एंड पेएबल फॉरेन करेंसी में दिया जाता है, तो ध्यान रख लीजिए दिया जाता है। एफसीसीबी आर कन्वर्टेबल इनटू द इक्विलिटी शेयर इन द इशूइंग कंपनी ऑफ इटसेल्फ, ये भी सही है। एफसीईबी आर एक्सचेंजेबल इनटू द इक्विटी शेयर एंड द कंपनी अदर देन इशूइंग कंपनी, ये भी स्टेटमेंट सही है। प्रॉब्लम यही आ जाती है कि इसको मैं समझाऊं कैसे। विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बोर्ड, विदेशी मुद्रा विनिमय बोर्ड के बारे में सवाल पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है कि दोनों फॉरेन करेंसी में किए जाते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट रेट फॉरेन करेंसी में ही किया जाता है, इतना तो समझ में आ गया, एक सही है। तो अब आप समझ लीजिए कि ये 3 ऑप्शन सही होगा। दूसरा, एफसीसीबी को जो जारी किया जाता है वो इक्विटी शेयर में चेंजेबल होते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ेंगे तो उसमें ये भी स्टेटमेंट सही है। आगे, जो कंपनी इशू करती है वो अन्य कंपनी के शेयर में ट्रांसफर भी कर सकती है, अब ये नहीं पता, तो पहला और दूसरा अगर सही है तो ये होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो अब बचा क्या, पहला, दूसरा और तीसरा। तो अब टेंशन में एफसीसीबी, तो जो फॉरेन करेंसी के जो बॉन्ड है इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि मैं खरीदूं और मैं जब चाहूं किसी और को दे दूं, वो ट्रांसफरेबल हो जाता है। एक बार पूछा है उसी बेस पर, थोड़ा सा जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर है वही कर पाएगा, अदरवाइज थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है क्योंकि ये थोड़ा थकाऊं उबाऊं और उलझाऊं है। आ जाइए, 5 ईयर प्लान, लोग कहते हैं गरीबी हटाओ। फर्स्ट 5 ईयर प्लान एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, सेकंड 5 ईयर प्लान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, हेवी इंडस्ट्री, पीसी महालनोबिस प्राणी महालनोबिस पीसी महालनोबिस भारी उद्योगों को बल दिया गया। दूसरी 5 ईयर प्लान में हेवी इंडस्ट्रीज को और मॉडर्नाइजेशन को दिया गया। और 9 5 ईयर प्लान जब उभर करके आया तो कहा गया बहुत हो चुका, अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हो। मंडल आयोग वाली रिपोर्ट चीजें दौर था तो कहा गया सोशल जस्टिस का और इक्विलिटी लाने की बात हो। पहली पंचवर्षीय योजना एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, फर्स्ट 5 ईयर प्लान एग्रीकल्चर, सेकंड का पीसी महालनोबिस, पहले का हेराल्ड डोमर, सब रटा हुआ है। ये सब ने पूछता, आप मुझसे फर्स्ट 5 ईयर प्लान से आज तक आप पूछे, तोते की तरह रटा हुआ है, मैं एक बार में बता दूंगा। बट ऐसे सवाल थोड़े यूपीएससी में कम आते हैं। हाँ, स्टेट पीसीएस में खूब आता है, गरीबी हटाओ, ये हटाओ, वो हटाओ, फलाना ठिकाना, आगे याद रहेगा। 5 ईयर प्लान से रिलेटेड क्वेश्चन है, दोनों स्टेटमेंट सही हैं। सेकंड 5 ईयर प्लान पीसी महालनोबिस मॉडल के ऊपर आधारित है, ठीक है। और उसके अलावा 9 5 ईयर प्लान 1997 से 1997 से 2002 के बीच में है, वाजपेयी जी के कार्यकाल में शुरू हुआ था कि हम ग्रोथ करेंगे सोशल जस्टिस के साथ, मतलब स्थिरता के साथ विकास वगैरह वगैरह। बजट 2025-26 में जो एक्सपोर्ट के लिए सारी चीजें की गई उनके बारे में है। क्या है, थोड़ा स्टेटमेंट को पढ़िए फिर समझ में आएगा। उससे रिलेटेड सारी चीजें, यह मिशन एम्बिशन एमएसएमई के लिए इंप्लीमेंट किया गया। दूसरा, निर्यात पोर्टल बनाया गया, प्रोत्साहन, जिसके तहत इंटरनेशनल लेवल की ब्रांडिंग होगी। फाइनेंशियल फैसिलिटी पर भी ध्यान दिया जाएगा। निर्यात दिशा एक उप योजना, आप देखिए 2025-26 की बात है, सब लोग 26-27 याद करेंगे, याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो कोई बात नहीं। कि 2025-26 में जो चीजें पॉलिसी अडॉप्ट की गई एक्सपोर्ट प्रमोटिंग मिशन को लेकर के, उसमें ये निर्यात प्रोत्साहन, निर्यात दिशा जो दी गई, उसका मेन एम्बिशन था एमएसएमई के डेवलपमेंट से रिलेटेड। आजा, उड़े देश का आम नागरिक, उड़ जाओ चप्पल पहन के उड़ जाओ। एक बार जो हवाई जहाज में चढ़ गया उसका चस्का लग जाता है, कहीं से पैसा निकाल के तो देगा। छोटे छोटे शहरों में हवाई जहाज बनाया जा रहा है, ठीक है भाई। अब कहा गया उड़े देश का आम नागरिक। उड़ान योजना 2017 के आसपास आई थी, खूब सारे बने। उत्तर प्रदेश के एक कस्बे में कुशीनगर है, वहां भी एयरपोर्ट बना, एक बार हम लोग गए वहां पे,
पता लगा फ्लाइट ही कैंसिल होगा। क्यों? कस्टमर नहीं है, दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तीसरा जिसको ठेका दे गया था उसमें प्रॉब्लम है। फिर सरकार ने कहा अगले 10 सालों तक सभी छोटे शहरों को हम लोग कैप्चर कर लेंगे। ठीक है भाई, करो। उसके लिए क्या किया गया? एफडीआई की अनुमति दे दी गई। ठीक है जी, दे दिया गया। बट उसके लिए कहा गया ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड 2 टर्म बनाए गए, लेकिन कहा गया कि भाई बाहर के जो आएंगे उनके लिए 100% नहीं, उनके लिए 49% ही रहेगा। पैसा लगाना होगा इंडिगो में, पैसा लगाना होगा आपको एयर इंडिया में। बाकी तो बंद हो गया, गो एयर बंद हो गया, माल्या वाला बंद हो गया। एफडीआई के मानदंड लिबरलाइजेशन का मेन एम घरेलू एम्बिशन इंडिगो के लिए कैपिटल लिमिट बढ़ाना है, तो ये सही हो गया। एफडीआई 100% किया गया है। दूसरा, बट फॉरेन एयरलाइंस के लिए डोमेस्टिक्स में इन्वेस्टमेंट आप 49% ही करेंगे। आके हमारे यहाँ बनाइए, वो सही है, जो उड़ाएंगे उसमें आप इतना ही कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। और इसका मेन इन्वेस्ट था इंडिगो और टाटा एयरलाइंस के लिए फंड अलॉटमेंट करना। टाटा एयरलाइंस का मतलब इंडियन एयरलाइन, मेरे मुंह से टाटा एयरलाइंस निकल रहा है, टाटा ही है अभी। ये सारी चीजें उभर के आई, और एक बार आप चढ़ गए तो कहीं से भी पैसा ला के देंगे। हम लोग भी खोजते हैं मेक माई ट्रिप, सबसे देखते हैं सस्ता वाला किस पे आ रहा है, और टिकट बुक कर लेते हैं ना, तो फिर ये भेजते हैं यहाँ से यहाँ का टिकट इतना मिलेगा, पहले नहीं बताते हैं। एनीवे, पूरे देश का आम नागरिक याद रखिएगा, एफडीआई की लिमिट 100% की गई है, बट जो फॉरेन कंपनियां हैं उनका जो रखा गया है एयरलाइन में 49% ही एफडीआई हो सकता है। आके हमारे यहाँ बनाइए, उसके लिए एफडीआई 100% है। आगे देखिए, इंडियन इकोनॉमी में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए श्योरिटी बॉन्ड इंप्लीमेंट किया गया है। क्या है भाई? ये एक गवर्नमेंट परचेजिंग है जिसमें बैंक गारंटी के रूप में विकल्प देता है। ठीक है, ये डिफॉल्ट में जोखिम के ठेकेदारों के बीमा कंपनी पर ट्रांसफर कर देता है। ये उन ठेकेदारों के लिए वर्किंग कैपिटल अरेंज कराने की मदद करता है जिसकी चीजें रखनी पड़ती है। आप श्योरिटी बॉन्ड क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जानेंगे। थोड़ा मैं आपको डिटेल बताने की कोशिश कर रहा हूं। श्योरिटी बॉन्ड एक तरीके से प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना और नेशनल पाइपलाइन प्रोजेक्ट के तहत ये चीजें इंप्लीमेंट की गई हैं। एक तरीके से ये चीजें हैं। तो श्योरिटी बॉन्ड किसके लिए है? तो नेशनल पाइपलाइन एनआईपी, नेशनल एनआईपी का फुल फॉर्म है। देखिए यही चीजें होती है ना, इतना देर से दिमाग गुम हो जाता है। श्योरिटी बॉन्ड पीएम गति शक्ति और नेशनल पाइपलाइन प्रोजेक्ट करके है, गति शक्ति के लिए है। ये चूक मतलब एक तरीके से जो रिस्क है, इसमें कहा जाता है कंपनी को कि अगर ठेकेदार काम नहीं कर रहा है ना तो पैसा हम देंगे, मोटे तौर पर यही समझ लीजिए। तो रिस्क ट्रांसफरेबल हो जाता है, जिससे कंपनियों को टेंशन नहीं रहता। तीसरा, ये जो भी कॉन्ट्रैक्ट है उनकी जो वर्किंग कैपिटल है उसकी मदद करता है, जमा रखनी पड़ती है। मतलब कुल मिला के तीनों स्टेटमेंट सही है। याद रखिएगा, मैंने इसको जो याद किया है श्योरिटी बॉन्ड, भैया कोई घाटा नहीं होगा, तुम टेंशन मत लो, कंपनी वाले तुम टेंशन मत लो। अगर ठेकेदार भाग गया तो पैसा तुम्हारा डूबेगा नहीं। मतलब रिस्क बॉन्ड रिस्क को कम करता है, श्योरिटी बॉन्ड रिस्क को कम करता है। एक तो ये है। दूसरा, ठेकेदार भाग गया, कोई प्रॉब्लम आ गई, डिफॉल्ट हो गया, तो उसकी भरपाई होती है। ये इस तरह याद करिएगा तो एकदम अपने आप समझ में आ जाएगा। तीनों स्टेटमेंट इसके सही हैं। इसका मेन उद्देश्य है रिस्क को कम करना। कोई भी चीजें ठेकेदार भाग गया तो कंपनी को लॉस ना हो, इसके लिए बनाया गया था। तो इसी मायने में गति शक्ति और नेशनल पाइपलाइन प्रोजेक्ट थोड़ा सा इस मामले में अलग है। आ जाइए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य 1965, कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस CACP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। वैसे इसको हटाने का प्रयास हो रहा है, तब से विवाद जारी है। ये एक ऐसा प्राइस है जिसमें भरोसा दिया जाता है कि ठीक है तुम्हारी फसल को खरीद लेंगे, गारंटी नहीं है। मतलब ये कहा जाता है कंपलसरी नहीं, लेकिन गन्ने वाले पे कंपलसरी। उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। MSP एक वैधानिक मूल्य है? नहीं जी, वैधानिक मूल्य नहीं है, यह एक सजेशन दे वाला मूल्य है।
जिसमें निजी व्यापारी को सभी बाजारों की स्थितियों के किसानों को भुगतान करने के लिए कानूनी रूप से अनिवार्य किया। यही तो लफड़ा नहीं है। क्या कह रहे थे, लिखित दीजिए कि एमएसपी हटाएंगे नहीं किसान आंदोलन में। दूसरा, विभिन्न फसलों के लिए एमएसपी की घोषणा भारत सरकार के द्वारा कटाई के बाद की जाती है। कटाई के बाद थोड़ी की जाती है, पहले की जाती है। किसके द्वारा की जाती है, कितने फसलों को की जाती है, कब से की जाती है? गलत। राज्य सरकारों के पास केंद्र द्वारा घोषित एमएसपी के ऊपर बोनस घोषित करना। दे दो बोनस, जो गन्ने का मूल्य के ऊपर बोनस देगा उसी को वोट दिया जाएगा। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस का जो है वो इसी तरह है, तो आप ध्यान दीजिएगा। 97 नंबर का जो क्वेश्चन है, पहला स्टेटमेंट गलत, दूसरा स्टेटमेंट सही, तीसरा सही। याद रखिएगा, स्टेशनरी प्राइस नहीं है, सजेशन वाली प्राइस है। वादा किया जाता है, अब वादा निभाएं न निभाएं, लेकिन जनरली वोट बैंक का डर रहता है। याद रहेगा, नॉर्मल सा क्वेश्चन है। मतलब एमएसपी ये भी आगे। भारत में एग्रीकल्चर प्राइस फिक्सन को लेके, इन्फ्लेशन को लेके रिलेशन, मतलब जो एग्रीकल्चर प्राइस है और मुद्रास्फीति है उसके रिलेशनशिप को बताया गया है। क्या है, जरा थोड़ा सा पढ़िए। ओपन मार्केट सेल स्कीम, जैसे ओपन मार्केट ऑपरेशन होता है उसी तरह ओपन मार्केट सेल स्कीम भी होता है। इसके तहत सरकार भी जब महंगाई बढ़ती है, क्राइसिस होती है, तो एफसीआई मार्केट में गेहूं, व्हीट और राइस को इशू कर देता है। ठीक है जी। सरकारी प्रतिविधियों को बेचकर खाद्य मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने की आरबीआई की चीजें। आरबीआई का कोई रोल ही नहीं होता, जो भी करना है वो आरबीआई करेगा, सॉरी एफसीआई करेगा। उचित और लाभकारी मूल्य सीएसपी द्वारा निर्धारित होती है, गन्ना के ऊपर दी जाती है। अब जो वोट देगा, सॉरी जो गन्ने का रेट बढ़ाएगा उस पर दिया जाएगा। डिफ्लेक्टर, सभी नई घरेलू स्तर की उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कीमत स्तर को मापा जाता है। तो ये स्टेटमेंट सही है। अब जो ये तीसरा स्टेटमेंट है वो डब्ल्यूपीआई सीपीआई जो महंगाई के जो इंडिकेटर होते हैं उन्हीं की तरह ये भी है, लेकिन भारत में चूंकि बड़ा देश है तो इसलिए इस मेथड का प्रयोग नहीं किया जाता। ये दो स्टेटमेंट सही है, पहला स्टेटमेंट गलत है। तो अब चूंकि इसका भारत में यूटिलाइज नहीं होता, अब इस ऑप्शन को देखिए, पहला स्टेटमेंट गलत तो केवल एक गलत, सभी तीन गलत। अब देखिए यहाँ केवल दो, इनमें से कोई नहीं, तो सही उत्तर क्या बचा, तो ये, हालांकि ये दोनों सही है, बट याद रखिएगा वही मिनिमम सपोर्ट प्राइस, वही सीएसीपी, वही 23 प्रकार की फसलें, वही गन्ना अलग, गन्ना का देना कंपलसरी है, एमएसपी वादा है, निभाओ या न निभाओ। और उसी तरह है, जब मार्केट में महंगाई पड़ गई तो एफसीआई कहता है ले लो गेहूं और चावल, तब तक गेहूं का रेट बढ़ जाता है। मैं आज भी याद कर रहा हूँ, 2010 इलाहाबाद विश्वविद्यालय में मैं मेस इंचार्ज था। हम लोग पैसा मारा करते थे, थोड़ा थोड़ा जो सब करते हैं बचा लेते थे, वही तो मेस इंचार्ज। गेहूं का रेट 8 रुपए था, तो मैं अखबार बचपन से पढ़ा करता था। गेहूं का रेट बढ़ा, क्राइसिस हुई, तो मेरे सीनियर ने कहा देख अब एफसीआई ऐसे ऐसे करेगा, पहले ये लोग रोक के बैठे रहते हैं, गेहूं का रेट बढ़ा देते हैं, और एक बार रेट बढ़ता है तो पब्लिक हाहाकार मचाती है। जब हाहाकार मचता है तो एफसीआई कहता है ले जाओ, लेकिन 8 से 10 रुपए गेहूं हो जाता है ना, तो फिर 10 से 8 नहीं होता। तो मतलब इसी तरह गवर्नमेंट और बिजनेसमैन मिलकर गेहूं का रेट बढ़ाते हैं। इसी को गोंडवाल मेडल कहते हैं, एशियन ड्रामा। एफसीआई को पहले से पता नहीं है कि मार्केट में ये क्राइसिस हो रहा है, जिस दिन हो जाए उसी दिन जारी कर दो, क्यों नहीं होता? ये सब पर्दे के पीछे होता है। जब इन्फ्लेशन पढ़ेंगे तो पहले रियलिटी हम लोग जान लेते हैं और फिर पढ़ते हैं भाई, न देखो न सुनो न बोलो। ठीक उसी तरह ये है ओपन मार्केट सेल स्कीम्स, एफसीआई गेहूं और चावल। लेकिन जैसे ही 8 से 10 रुपए हुआ, फिर वो 10 से नहीं नीचे, आज 10 की जगह पर 30 रुपया से 40 रुपए किलो आटा हो गया। मैं बात कर रहा हूँ 2008 की, जब मैं ग्रेजुएशन में पढ़ रहा था, ग्रेजुएशन पास आउट किया उस समय का। आगे आ जाइए 99। 8 प्रमुख उद्योग और उसका इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स का हिस्सा। पहले भी कोर इंडस्ट्री की बात हुई थी और उसी के तहत परसेंटेज की बात आई है, तो उसी से रिलेटेड ये प्रश्न है जिसके बारे में जानना है
तो पहला स्टेट वहां से ही जुड़ा है, पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है कि जो भी बेस इंडस्ट्री है उसमें इलेक्ट्रिसिटी का वार सबसे ज्यादा है। उसके बाद इस्पात और सीमेंट का है। वो परसेंटेज आप याद रखिएगा, वहां से आप देख सकते हैं। बस मैंने बता दिया कि क्या है कैसे। और पहला सही है, दूसरा गलत। लास्ट क्वेश्चन है कार्बन बॉन्ड। अब थोड़ा सा आ जाइए। भारत और यूरोपीय संघ के बीच में ट्रेड एग्रीमेंट हुआ, एफटीए हुआ। मदर ऑफ ऑल एफटीए का तमगा दिया, गर्व से फूले नहीं समाये और कहे देख लो ट्रंप, तुमने जो टैरिफ लगाया तुम्हारा हमने विकल्प निकाल लिया। देखो हमने ब्रिटेन से भी कर लिया, यूरोपियन यूनियन से भी कर लिया, यूएई से भी कर लिया, ऑस्ट्रेलिया से भी कर लिया, कनाडा से कर लेंगे, थोड़ा समय आने दो, फिर ये लफड़ा चपड़ा हो गया। बट उसमें खूब सारी ढिढोरा पीटा गया, लेकिन लफड़ा यही हुआ कि यूरोपियन यूनियन कई तरह के टैक्स लगाता है। इसके पहले भी उसने कहा था कि भारत से जो कालीन गया ना, वो कालीन भदोही इलाहाबाद के आसपास जो बच्चों के हाथ से बना है उस पर टैक्स लगा दिया। कभी कभी भारतीय सेब के ऊपर टैक्स लगा दिया। मतलब कई तरह की सारी चीजें होती हैं। तो यूरोपियन यूनियन से जो एफटीए हुआ, उस दिन पूरे देश में जो न्यूज आई थी वो यही आई थी कि भारत के कुछ जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट जो यूरोप जाते हैं उनके ऊपर भी क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी के नाम पर कुछ टैक्स ठोकेंगे यूरोप के देश। तो इसी को बोला गया कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, जिसको सीबीएम के नाम से जाना गया। उम्मीद मतलब समाचार पे रहती है वो यूरोपियन यूनियन के साथ जो हुआ था वही चीज है। उसी से यूरोपियन संघ के द्वारा स्टील और एल्युमिनियम पर भारतीय एक्सपोर्ट पर लगाया जाएगा। सही है जी। इसे ग्रीन प्रोटेक्शन, हरित संरक्षणवादी के रूप में माना जाता है। बिल्कुल सही है। अब ये डब्ल्यूटीओ के सिद्धांतों को चुनौती दे सकता है, ये भी सही है कि नहीं है, लेकिन ये संरक्षणवादी नीति है। तीसरा देखिए, यह इंडियन इंडस्ट्रीज को कहा जा रहा है कि हम लगाएंगे ना तो आप कॉम्पिटिटिव बनेंगे, आप आगे बढ़ेंगे। इसीलिए भारत के कई सारे इंडस्ट्रीज ग्रीन हाइड्रोजन, सोलर एनर्जी, इन सब में निवेश कर रहे हैं ताकि प्रदूषण कम। पूरे मदर ऑफ ऑल ट्रेड के नाम से जो चर्चे में था वो यही था। ये इंडियन एक्सप्रेस का पूरा एक पेज का न्यूज था। मैं 110% कंफर्म था कि ये प्रश्न आएगा। आया। अब इतनी सारी बातें हुई हैं, 100 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लिए। उम्मीद है आप लोग बोर तो नहीं हुए होंगे। 20 साल का मेरे पढ़ाने का अनुभव है, बोर नहीं हुए होंगे। हाँ, थोड़ा सा कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसको पढ़ाते वक्त मैं खुद बोर हो जाता हूँ। बट जहाँ एग्रीकल्चर की बात होती है, प्लानिंग की बात होती है, नीति कमीशन की होती है, महंगाई की होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर की होती है, वहां समझाने में और समझने में, जैसे मैंने इसका पूरा बैकग्राउंड मुझे याद है, कब आया कैसे आया, एक एक डेट की नहीं। बस थोड़ा सा आरबीआई वाली चीजें बच्चे नहीं समझ पाते हैं। तो 100 क्वेश्चन डिस्कस कर दिया गया है, एक्सप्लेनेशन भी कर दिया गया है। आपके पास समय है, 2 घंटे बैठिए और 10 क्वेश्चन पढ़िए, फिर ब्रेक लीजिए, फिर 10 क्वेश्चन पढ़िए, और इस तरह स्लॉट करके 3 से 4 दिन इकोनॉमी के प्रश्नों को पढ़िए, सब समझ में आएगा। जो भी बैरियर है ना पीटी के लेवल पर है। मिश्रा एंड पुरी, दत्त सुंदरम, उमा कापिलास, एसएन लाल, ये वो फलाना ठिकाना, दर्जनों किताबें होती हैं, उनका कोई मतलब नहीं। पीटी में सिर्फ आता है करंट गवर्नमेंट इकोनॉमिक पॉलिसी, कुछ फिक्स चीजें आ जाती हैं, एक आध चीजें, और उसमें से भी आरबीआई की पॉलिसी आना है, उसको इश्क है और गजब का इश्क है। मॉनेटरी पॉलिसी आना है, फॉरेन करेंसी का लेन देन आना है, आईएमएफ से क्वेश्चन आना है, वर्ल्ड बैंक से क्वेश्चन आना है, भूखा नंगा रिपोर्ट जो भी आता है आना है, अनइक्वलिटी रिपोर्ट आना है, ये जो वेजेज वाला है आना है, पॉवर्टी रिलेटेड आना ही आना है। मतलब करंट गवर्नमेंट इकोनॉमिक पॉलिसी, रोज रोज की सारी चीजें कितना पढ़े भाई। ट्रंप अंकल तबाही मचा रहा है, टैरिफ पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जाए। बच्चे पूछते हैं सर ट्रंप के बारे में क्या पढ़ा, हमने कहा पढ़े जाओ, इससे मुक्ति नहीं मिलने वाली। कैसे छोड़ देंगे। वेनेजुएला क्राइसिस पढ़ा, कनाडा क्राइसिस पढ़ा, ग्रीनलैंड पढ़ा, फिर टैरिफ पॉलिसी पढ़ा, कभी घटाता है कभी बढ़ाता है, वो पढ़ना पड़ेगा। फिर वीजा वाले को कहा बहुत माल कमा रहे हो ना, बहुत इंडिया भेज रहे हो, ये ले टैक्स।
तो इस तरह थोड़ा सा इंटरेस्टेड रोज आपको अखबार पढ़ना पड़ेगा। हमारी तो ड्यूटी है, हम पढ़ रहे हैं और आपको पढ़ा रहे हैं। तो उम्मीद है जो भी कन्वर्जेशन हुआ है हमें और आपके बीच में सेटिस्फैक्ट्री रहा होगा और चीज़ें समझ में आई होंगी। इतना बोरियत वाला सब्जेक्ट, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की है कि आपको मनोरंजक तरीके से बांध के सारी चीज़ें ध्यान में रखें। और मुझे पता है कि मैं सक्सेसफुल रहा, आपकी अंतरात्मा बता रही होगी। याद रखिएगा, जो मैंने डायलॉग मारे हैं ना वही याद रखेंगे। अब जब मदर ऑफ ऑल ये वो, उसी समय ये न्यूज आया, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।